चलिए, अस्सलाम वालेकुम, सलाम मसलूम तमाम साथियों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का करम है कि मैं भी खैर आफियत से हूँ। और बताइए, हम लोगों का क्लास जो था लास्ट चैप्टर हमारा मिर्ज़ा वालिद साहब के बारे में चल रहा था, जिन्हें हैवान ज़रीफ़ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप लोगों को जहन में है तो आप लोग जल्दी से ये बता दीजिए मुझे एक बात कमेंट करके कि हैवान ज़रीफ़ इनको किसने कहा था, किस मुहक्किक ने इन्हें हैवान ज़रीफ़ का नाम दिया था। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे उस मुहक्किक का नाम। और आज का हमारे क्लास नंबर 2 हो जाएगा इनसे मुताल्लिक। ये ध्यान में रखिएगा, मिर्ज़ा वालिद साहब से मुताल्लिक हमारा आज का ये दूसरा क्लास होगा। अदरवाइज अगर हम लोग बात कर लें मुकम्मल गज़ल के बारे में, तो गज़ल के बारे में आज का हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब आप लोग मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर आई थिंक मेरे हिसाब से 8 होना चाहिए। आज इनके बारे में कुछ खास पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने का काफ़ी चांसेस होते हैं। बहुत उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से ये कंटेंट उठा करके आपको हूबहू पेपर में देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह दिन जमीली के साथ बैठेंगे, एक अपने अंदर एक्साइटमेंट लेकर के बैठेंगे कि इंशाल्लाह आज हम लोग 10 से 12 पॉइंट सीख करके जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख करके इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे। इससे पहले उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्लासेस जो मैंने ऑलरेडी वीडियो की शक्ल में अपलोड किया है वो सारे वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। आप में से अगर कोई नए साथी हैं, कोई नए फ्रेंड हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस चीज़ के ख्वाह हैं वो सारे के सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके डाल दिया गया है। यूनिट नंबर 1 की बात कर लें तो यूनिट नंबर 1 में उर्दू से मुताल्लिक सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फराहम कर दी गई है। इसी तरह यूनिट नंबर 2 में अगर हम लोग बात कर लें तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात किया है, जहाँ पे हम लोगों ने कसीदा, मसनवी और मरसिया वगैरह को संभाला है। और यूनिट नंबर 3 में भी हमारा आज के 8वां क्लास है। इससे पहले हमारा 7 क्लास चल गया है जो गज़ल से मुताल्लिक कुछ नुकात थे। इसी तरह उसके बाद वलीद अकमी साहब के बारे में बहुत सारे पॉइंट थे। उसके बाद मिर्ज़ा साहब को हम लोगों ने कवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहें तो बहुत ये के साथ तशफ़्फ़ी के साथ इनके सारे कंटेंट हम लोगों ने इकट्ठा किया है। और आज का हमारा क्लास जो होगा ये मिर्ज़ा वालिद साहब के बारे में होगा। एक क्लास इनके ऊपर भी ऑलरेडी हो गया है, इनके हयात खिदमात पर हम लोगों ने तज़किरा कर लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत मुख्तसर में आपको बोर्ड पे पॉइंट दिखता होगा, चिंता ना करें इंशाल्लाह और भी पॉइंट आपको बहुत जल्द देखेंगे। और ऐसा होगा कि इंशाल्लाह बताते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठे होंगे ताकि पॉइंट को साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे वो पॉइंट जरूर लिखिएगा और अपने अच्छे के मुताबिक पॉइंट मत लिखिएगा, बल्कि जो भी लिखा गया है ये सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर में अगर कोई बच्चा एग्जाम में बैठा है, यूजीसी नेट में बैठा है, वो अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। तो उनको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे नए अहबाब हैं, उनसे मैं मुअद्दबाना इल्तमास करूँगा कि आप कोई भी कंटेंट को आप छोड़ेंगे नहीं। प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें याद करना हमारे बस का नहीं है, तो याद रखिएगा इनको सिर्फ पढ़ लेना ही हमारे लिए काफ़ी है। पढ़ लेंगे डेफिनेटली सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। और नए जितने भी साथी हैं उनसे मैं एक बार और ये भी बता दूँ कि हमारा क्लास जो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार की गई है MS उर्दू एकेडमी क्लास करके, ये इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में आप लोगों का खिदमत के लिए हमेशा शाना बशाना होगा। आपके मुंढे से मुंढे मिलाकर चलने की ख्वाह हूँ मैं इंशाल्लाह। आपने बल्कि आने वाले आपके जनरेशन को भी इंशाल्लाह यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पर मिल जाए, आपके पास समय पर पहुँच जाए। और वो बच्चे, वो स्टूडेंट जो यूजीसी नेट के अलावा
कई और स्टेट का फॉर्म भरे हुए होंगे और उनके एग्जाम्स में, उनके पेपर में उर्दू अदब से मुताल्लिक कुछ सवालात बनते होंगे, तो डेफिनेटली मैं उनको कहूँगा कि आप लोग भी इस क्लास को मिस ना करिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा। खुसूसन बिहार वाले और झारखंड वाले, इन दोनों को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेट के बारे में नोटिफिकेशन तो आप सुन ही रहे हैं। चलिए, अगर उनको हम लोग उनकी बात ना भी करें तो अभी आपके पास बीपीएससी 4 है जिसको अटेम्प्ट आपको करना है, उनकी तैयारी अभी से आप कर दीजिए और उसके लिए आप क्लास यहाँ से देख सकते हैं। जहाँ तक झारखंड वालों की बात है तो आपसे मैं कहूँगा कि आपका तो ऑलरेडी फॉर्म का डेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म का डेट लगता है मेरे हिसाब से आज आखिरी दिन होगा या कल आखिरी दिन होगा। कल का दिन आखिरी होगा लगता है कि 7। अगर आप में से कोई बच्चा अब तक के फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो मैं आपसे कहूँगा कि आज रात तक के जरूर आप ये कर लीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा, आप जरूर बजरूर इसको ये कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा अपने इस चैनल के जरिए कि आप में से कोई भी बच्चा अगर उर्दू से पीजी किया है तो आप एलिजिबल हैं, जा करके झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर्म भर सकते हैं और आपके इस छोटी सी कदोकाविश और ये छोटी सी मेहनत से आपका बहुत बड़ा एम हासिल हो सकता है, आपका बहुत बड़ा गोल, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है भाई। चलिए, इंसान का काम है कोशिश करते रहना, आप कोशिश करते रहिए। कामयाबी और सफलता से हमकिनार करने वाला अल्लाह की जात है, उस पर उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। गिरते हैं शहसवार वही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार वही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भाई जीत का मजा वही चखेगा और जीत का मजा उसे ही मिलता है जिसे कभी ना कभी एक मर्तबा विफल हुआ होना होगा, कभी ना कभी वो असफल हुआ होगा, कभी ना कभी वो हारा होगा, तभी जाकर के आज वो विनर बना है। तो डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, कभी ना कभी आप हारेंगे, कभी ना कभी आप गिरेंगे, कभी ना कभी आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको हिम्मत नहीं हारना है। अपने हिम्मत को, अपने मुसम्मम इरादे को, अपने देखिए कहते हैं हम लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कामयाबी उसे नहीं मिलती जो मेहनत करता रहता है, बल्कि कामयाबी उसे मिलती है जो हमेशा ठान कर रखता है। तो आप एकदम ठान लीजिए, आप कह लीजिए अपने आप को, अपने दिल को कह लीजिए कि आई हैव टू डिसाइड, आई हैव स्ट्रांगली डिसाइडेड, कि मैंने एकदम ठान रखा है कि आई हैव टू डू दिस, कि मैं ये कर लूंगा। डेफिनेटली आप कर लीजिएगा, उम्मीद भी करता हूँ कि इंशाल्लाह आप कर लेंगे और अल्लाह से दुआ भी करते रहा कीजिए, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। यहाँ तक कि मेरी बात जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि इब्तदाई चंद कलिमात थे हमारे, मैंने उनको रख दिया और आते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। और क्लास की तरफ देखते हैं आज का हमारा कुछ अहम पॉइंट है जिन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ पॉइंट इसके बाद भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यूजीसी नेट हमारा सब्जेक्ट जो है उर्दू है, बहुत प्यारा सा लैंग्वेज है भाई, बहुत प्यारा सी जबान है, बहुत प्यारी सी जबान है उर्दू, और उर्दू के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इस जबान की शिकायत है हम लोगों से, खुसूसन उन कम्युनिटी के लोगों से जिन्होंने इसे अपने दामन में परवरिश दिया, जिसे अपने कहते हैं कि आगोश में पाला है। आज ये उर्दू वही शिकायत करती है कि हमें दूसरों से गिला शिकवा नहीं, बल्कि हमें उन्होंने ही मिटाया जिन्होंने एक दिन मुझे कबूल किया था। याद रखिए, जिंदा कीजिए, इसको जिंदा करना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत प्यारी सी जबान है, आप देख लें, नजर उठा करके देख लें तो कहीं भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन, बोले जा रहे हैं, लेकिन हर जगह आपको उर्दू भाषा मिल जाएगी। हर जगह लोग यहाँ पे उर्दू जबान को बोलते हैं। तो उर्दू जबान को जिंदा कीजिए, उर्दू जबान को ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, अपने लोगों में इसको बहुत ज़्यादा राइज कीजिए। बहुत प्यारी जबान है, बहुत मीठी जबान है और इसको हम लोग सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सिखाने की भी कोशिश करें। हम लोग आते हैं, देखते हैं मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब साहब को यूजीसी नेट और नेट ही नहीं, उर्दू अदब से मुताल्लिक जितने भी एग्जाम्स आते हैं, अगर मैं बात कर लूँ आपसे उर्दू अदब से मुताल्लिक अगर हम लोग बात कर लें तो जैसे आप बीपीएससी को ले लीजिए, बीपीएससी अगर आप बात कर लें, जेपीएससी इनकी भी बात कर लीजिए, साथ में इनकी बात कर लीजिए। इसी तरह बीपीएससी में बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, जैसे टीचर वाला भी इसी में बीपीएससी में ही आ जाता है।
जेपीएससी में अब ऑलरेडी आप देख रहे हैं, आरपीएससी अभी चल रहा है। आरपीएससी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत जल्दी बिहार में वेट भी आ रहा, उससे रिलेटेड इन सारे एग्जाम को आप कवर कर सकते हैं इन सारे कंटेंट से। इन्हीं कंटेंट से ये सारे के सारे एग्जाम आप देने के काबिल बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए जल्दी से एक बार, वीडियो वगैरह क्लियर है, आवाज वगैरह क्लियर आप तक जा रही है, ताकि किसी तरह का कोई दुश्वारी ना हो, किसी तरह की कोई रुकावटें ना हो और हम लोग क्लास की तरफ रुजू कर जाते हैं। आवाज वगैरह क्लियर है, सारी चीजें ओके हैं, यस और नो? हाँ, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इनके बारे में इब्तदाई अगर हम लोग बात कर लें तो सिर्फ कुछ नहीं, दो सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। गालिब साहब की पैदाइश और गालिब साहब की वफात, और जाए पैदाइश और जाए वफात, ये चार चीजें आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर देखें, मैंने मिडिल से ही उठा लिया इनको, इसलिए कि इससे पहले मैंने क्लास को ये कर लिया था। अगर आप कहेंगे तो इसको मैंने पार्ट 2 में बांट दिया है। पार्ट 2 मैंने इसका लेकर के आया है, पार्ट 1 मैंने पढ़ा लिया है। आप में से अगर कोई वो वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा जा करके। बनाता यूट्यूब पे वो अपलोड हो गया वीडियो, हाँ आप वहां से देख सकते हैं जा करके। उसके बाद अगर ये देखिएगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, वो पार्ट आप मिस ना करेंगे, वो पार्ट देख लीजिएगा। इब्तदाई बातें थी उसमें, चंद पॉइंट वहां भी हैं और चंद पॉइंट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के पहला, अगर हम लोग ये देख लें कंटेंट देखें, तो अगर बात कर लें तो मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनको 2 मरतबा कैदोबंद की सजा भी हुई थी। अगर बात कर लें इनकी सजा के बारे में तो ये 2 मरतबा कैदोबंद की सजा भी झेले हैं। मतलब अब क्या, किस बिना पर इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े इंसान होने के बावजूद आखिर ऐसा, आप देखिएगा हिंदुस्तान की अगर तारीख उठा करके देखिएगा तो जितने भी बड़े लोग हैं वो जेल जाने के बाद ही बड़े बने हैं। सारे लोगों को पहले जेल में ठूसा गया। इसका मतलब ये नहीं कहते कि आप भी मुफ्त में चले जाइएगा, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भी मुफ्त में चले जाइए, किसी को उठा के पटक दीजिए, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोगों ने उस समय आप देख ही रहे थे, इनके जमाने में अगर हम बात कर लें तो इनके जमाने में ब्रिटिश का शासन था, वो लोग हुकूमत कर रहे थे, तो इनके खिलाफ जो भी कुछ बोलता था, जो कुछ भी लोग बोलते थे उनको ये लोग गिरफ्तार कर देते थे, क्योंकि गिरफ्तार कर लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, इनको महात्मा गांधी जी को देख लीजिए, सर सैयद अहमद खान को देख लीजिए, इसी तरह मौलाना आजाद साहब को देख लीजिए, मतलब जितने भी सारे के सारे, अशफाकुल्लाह खान शहीद को देख लीजिए, इन सारे लोगों को तो मतलब अच्छा ही कर रहे थे देश के लिए। लेकिन अच्छा यार ये याद रखिएगा, उनको इनके लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये भी ध्यान में रखिएगा। इनको गिरफ्तार करने का जो रीजन बना था, तो याद रखिएगा ये इस्तेमालबाजी के बहुत ज्यादा शौकीन थे, बहुत ज्यादा इनको वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पदार्थ यूज करना, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब पीने खाने का बहुत ज्यादा शौक था। इस चीज के ये में बिना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जो पहली मरतबा इनको जो गिरफ्तार किया गया था, पहला तो ये याद रखिएगा कि इनको कितनी मरतबा गिरफ्तार किया गया था, 2 मरतबा, ये पॉइंट याद रखना है। इनके साथ ये याद रखिएगा तो पहली मरतबा सन 1841 में इनको गिरफ्तार किया गया था, और वो भी गिरफ्तार किया गया था, याद रखिएगा इनके ऊपर 100 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था, 100 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था, और 4 माह की कैदोबंद की सजा सुनाई गई थी। मतलब 4 महीना आपको जेल में रहना है, 4 महीना आपको जेल में रहना है, और 100 रुपया का जुर्माना। 100 रुपया आज के जमाने में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस जमाने में काफी हुआ करता था। आप सोच सकते हैं कि इनको उस समय बहादुर शाह जफर के दरबार से 50 रुपया महाना मिलता था। या इसी तरह अगर हम लोग देखें तो गालिब को अंग्रेजों की तरफ से भी 700 रुपया सालाना पेंशन मिलती थी, 700 रुपया सालाना। सोच सकते हैं मतलब मोटा मोटी 40 रुपया 45 रुपया मंथली मिलता था। तो उस समय के हिसाब से अगर 100 रुपया देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय इनको 100 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था, और इनके साथ 4 महीने का जेल की सजा हुई थी। दूसरी मतलब ये तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारीख याद रखिएगा कब किया गया था ये तारीख। और दूसरी मरतबा सन 1847 में और इन पर 200 रुपये का जुर्माना आयद किया गया था, और याद रखिएगा 6 माह की सजा हुई थी इनको, 6 माह की सजा सुनाई गई थी, 6 माह की। किस बिना पर इन्हें ये हुआ था, तो याद रखिएगा किमारबाजी यानी जुआ खेलने के जुर्म में 2 बार जेल गए थे।
जुआ खेलने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। और शतरंज वगैरह के आदी थे, क़िमारबाजी, वही जुआ खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और इसी के ये पर आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था। और याद रखिएगा, पहली मरतबा मैंने बताया सन 1841 में और दूसरी मरतबा सन 1847 में। पहली मरतबा 100 रुपया 4 महीना, दूसरी मरतबा 200 रुपया और 6 माह। तो ये दोनों याद रखिएगा, मतलब दूसरे टर्म में बढ़ते क्रम में है दोनों चीज। पहले में घटता है, पहले में शुरू हुआ था तो 104 महीना और दूसरी बार अगर देखा जाए तो 6 माह और 200 रुपये, ये ध्यान में रखिएगा। अगर इनकी बात कर लें तो कुछ पॉइंट है, जरा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहादुर शाह, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से गालिब को सालाना 700 रुपया मिलता था बतौर पेंशन। और एक चीज बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करके, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का क्लास देखना ना भूलिएगा। अगर हम लोग ये बताएं, आप लोग ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से कि गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया था और कब किया था और कब पहुंचे थे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों बताइए। कहाँ का सफर किया था, कब निकले थे और कब पहुंचे थे। ये तीनों ऑलरेडी आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहादुर शाह जफर की तरफ से इनको माहाना 50 रुपये मिलता था। नवाब रामपुर की सरकार के की तरफ से गालिब को 100 रुपये माहाना में मिलता था। मतलब रामपुर के बारे में मैंने कल एक फैक्ट बताया था और रामपुर से क्वेश्चन भी बना है 2022 या 21 का सेशन में या 23 का सेशन में, याद रखिएगा। उसमें यह पूछा था कि गालिब ने रामपुर का कितनी बार सफर किया है, ये क्वेश्चन था, ये याद रखिएगा। रामपुर का कितनी बार इन्होंने सफर किया है, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, देख लीजिएगा। अगर बात कर लें तो गालिब ने कैद में एक फारसी, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता दूं, जरा सा सुनिएगा। इन्होंने ये जब कैद होकर के चले गए, 6 महीना जब वहां इनको रुकना पड़ गया, तो इन्होंने कैद खाने में ही एक फारसी तरकीब में बंद लिखकर दोस्तों को भेजा था, जिस नज्म में कुल 7 बंद और हर बंद में 12 अशआर थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मौलाना आजाद का गुबार खातिर इन्होंने किला अहमदनगर में बैठ करके लिखा था और अपने साथी को ही लिखा था, ये याद रखिएगा। और ये भी आप साथ में बताएंगे कि मौलाना आजाद ने जो गुबार खातिर किला अहमदनगर के जेल में बैठ करके जो लिखा था और वो किस साथी को लिखे थे, किस दोस्त को उन्होंने, किस मोहतरम को उन्होंने इस चीज मतलब खत लिख करके भेजा था, ये भी कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। तो इन्होंने कैद खाने में एक फारसी तरकीब बंद लिखकर दोस्तों को भेजा, जिस नज्म में कुल 7 बंद और हर बंद में 12 अशआर थे। ये भी पॉइंट आपको याद रहेगा। देखिए उर्दू अदब से मुताल्लिक हम लोग अगर बात कर लें तो यही सब क्वेश्चन बनता है बाबू, यही सारी चीजें जो है ना क्वेश्चन में आप 1 to 5 के अगर हम लोग बात कर लें उसको आप मुस्तस्ना कर दीजिए, उसको इस्तिस्ना कर दीजिए, उसको मतलब एकदम एक्सेप्शन में रखिए। उनके अलावा 6 to 8 में जाइए, 9 10 में जाइए, 11 12 में जाइए टीचर वाला में, या फिर इसी तरह DSSB वाला में जाइए, या फिर इसी तरह और भी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सब में अगर उर्दू से क्वेश्चन बनता है तो अदब को ही प्राथमिकता दी जाती है और अदब में आपको यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये एकदम ध्यान में रखिएगा आप सारे लोग, भूलना नहीं है। अगर हम लोग बात कर लें, इन्होंने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी। यहाँ 2-3 पॉइंट याद रखने की जरूरत है, मैंने लिखा नहीं है जगह की किल्लत की वजह से, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की। मीर अनीस साहब भी तकरीबन इसी उम्र के आसपास में आकर के भी उन्होंने शायरी शुरू की थी। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि उनका उम्र क्या था जब उन्होंने शायरी शुरू की थी। मरसिया निगार, मीर अनीस साहब के बारे में, मरसिया निगार से मशहूर तो हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने कला जो शेरी सफर इन्होंने जो शुरू किया था वो ध्यान में रखिएगा। कहाँ से शुरू किया था? गजल से। इन्होंने 11 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी और याद रखिएगा जब इन्होंने शायरी शुरू की 11 साल की उम्र में, तो इन्होंने सबसे पहले असद तखल्लुस करना शुरू किया था। अब देख लीजिए 11 साल की उम्र अगर हम लोग ये कर लें, यहाँ लिख रहा 1816,
तो देख लीजिए 11 साल अगर हम लोग लेते हैं 1797 1797 से अगर हम लोग 11 साल निकालें तो 3 उधर रख लीजिए आप, 10 इधर रख लीजिए, 13, तो 13 लेके और 13 में तो ये और माइनस कर लीजिए, तो मतलब 8 साल, मतलब 1808 तक या 9 तक इन्होंने असद तखल्लुस किया था। उसके बाद जब इनको मालूम चला कि नहीं इस नाम से, इस तखल्लुस से कोई और शायर भी कलाम कहते हैं, तो इन्होंने सन 1816 में अपने तखल्लुस को बदलकर गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 11 साल की उम्र में इन्होंने शुरू की थी। पहला तखल्लुस जो ये इख्तियार क्या करते थे वह असद करते थे, लेकिन सन 1816 में इन्होंने अपना तखल्लुस को बदल दिया, तब्दील किया, और तब्दील करने के बाद इन्होंने इख्तियार कर लिया गालिब। ये भी बात याद रखिएगा। अपने उर्दू शायरी के अंदर, मतलब अपने उर्दू कलाम के अंदर याद रखिएगा, इन्होंने अपने उर्दू शायरी में बेदल की रविश को इख्तियार किया है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए बेदल, ये भी एक बहुत ही मशहूर शायर है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपसे ये पूछ लेगा कि गालिब ने अपने उर्दू शायरी के अंदर किसके तर्ज को इख्तियार किया था, किसके अंदाज को, जो अपने गुफ्तगू करने का अंदाज है उसमें किसकी रविश को इख्तियार किया था। तब वहां का आपके ध्यान में रखना पड़ेगा बेदल को। अगर इनकी बात कर लेते हैं, इनको जुआ खेलना और शतरंज की बहुत ज्यादा शौकीन था, हमने अभी इसके बारे में डिस्कस भी किया। इन्होंने मसनवी बाद मुखालिफ इनकी एक तस्नीफ याद रखिएगा, एक मसनवी है बाद मुखालिफ, और बाद मुखालिफ से क्वेश्चन बन जाएगा जब मसनवी निगारों के बारे में पूछता है। अब देखिए होता है क्या हम लोगों के ध्यान में, मसनवी निगार जो होते हैं वो मुख्तस उसी डिपार्टमेंट से होते हैं, तो जो कोई भी क्वेश्चन में किताब आती है तो उनसे पूछ लेता है। जैसे मरसिया के बारे में, तो मरसिया के बारे में आपका ध्यान में फौरन आते हैं मेरा नेस, मिर्जा दबीर, ये लोग आते हैं। या फिर वो क्या कहता है जमील मजहरी, ये लोग आते हैं। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि जमील मजहरी का असल नाम क्या था? आप लोग बताएंगे। इनका नाम पे मैं बार बार जब भी मैं इनके बारे में तज़किरा करूंगा, जब भी इनके बारे में कोई पॉइंट आएगा, मैं आपसे इनके नाम के बारे में जरूर पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? इसलिए पूछूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका नाम एकदम डिफरेंट है। तो आप नाम जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अपने मसनवी बाद मुखालिफ में फारसी के 9 शोरा को इन्होंने अपना उस्ताद गर्दाना है। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारे फारसी के 9 शोरा किराम हैं जो हमारे उस्ताद हैं। यहाँ तक के बाद आप लोगों को क्लियर हुई, यस और नो? चलिए वहां तक तो बात क्लियर और क्रिस्टल है सारे लोगों को। एक बार जल्दी से कमेंट करके यस और नो कर दीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो नो लिख दीजिएगा, समझ में आ जाए, या फिर समझ में आए तो वाई लिख देना, और ना समझ में आए तो एन लिख देना। इतना समझा देना मुझे। उसके बाद फिर आगे का कुछ कंटेंट हम लोग देखते हैं जो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक और भाग लेकर के आएंगे, इनका और एक और पार्ट लेकर के आएंगे। तीसरे पार्ट में इंशाल्लाह इनको हम लोग तकमील तक पहुंचाएंगे। ये हो जाता है ज़्यादा वीडियो टूल हो जाने की वजह से, ज़्यादा तवील हो जाने की वजह से भी बहुत तरह की दुश्वारियाँ आने लगती है, इसलिए इनको हम लोग 3 पार्ट में ये कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आज का दूसरा पार्ट आप तक के मौसूल हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारा वीडियो का टाइमिंग है 7:30 के बीच में, इंशाल्लाह आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं कुछ और पॉइंट इनके बारे में। गालिब ने फारसी शेरगोई का आगाज बाज़ाब्ता, फारसी शेरगोई का आगाज अगर हम लोग बात कर लें तो ये सन 1816 और 27 के बीच में शुरू किए थे। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इन्होंने शेरी आगाज इन्होंने अपने ज़िंदगी में शेरी सफ़र का आगाज कब शुरू किया था? तो ये कॉमन अगर बात रहे कि शेरी सफ़र का आगाज इन्होंने कब शुरू किया था, तो ये याद रखिएगा। उस समय हम लोगों को बताना होगा। अभी पीछे में मैंने आपको बता करके गया है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले 11 साल की उम्र में मैंने बताया था आप लोगों को
और अगर ये पूछ ले कि इन्होंने फारसी शेरी का आगाज कब किया था, तो फिर वहां पे याद रखिएगा 1826 और 27 ये दोनों तारीख बताई जाती है। 1826 और 27 के बीच में इन्होंने शुरू किया था। अब इतना ज़्यादा फारसी शेरगुरी से इनको लगाव हो गया, इतना ज़्यादा ताल्लुक हो गया, इतना ज़्यादा दंदादा हो गया उसके, कि इन्होंने फिर आखिर में ये कह दिया कि उनको उर्दू से ज़्यादा फारसी कलाम पसंद है। मतलब मिर्ज़ा गालिब साहब को उर्दू कलाम से कहीं ज़्यादा, मतलब उर्दू कलाम से भी ज़्यादा इनको फारसी कलाम पसंद आने लगे, पसंद करने लगे। अगर हम लोग बात कर लें इनके ज़माने में, मतलब गालिब साहब के ज़माने में दो अदबी मुआरका हुए थे, एक इलाहाबाद के अंदर, दूसरा कलकत्ता के अंदर। ये पॉइंट याद रखिएगा, नोट डाउन कर दीजिएगा प्लीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी फॉर दैट। तो इलाहाबाद और दूसरा कलकत्ता, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है कि इनके जमाने में, गालिब साहब के जमाने में अदबी मुआरके कब और कहाँ हुए थे या कितनी बार हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद और दूसरा याद रखिएगा कोलकाता में। इनको दिल्ली कॉलेज में बहैसियत उस्ताद मुकर्रर करने की लोग कहाँ भी थे, पेशकश की गई थी इनको। जब ये मोटा मोटी लगता है कि भाई 24-25, मतलब जब ये अपने उम्र के एकदम नौजवानी के आलम में थे, शबाब में थे, तो इनको क्या किया गया था, दिल्ली कॉलेज में बहैसियत उस्ताद मुकर्रर करने की पेशकश की गई थी। लेकिन इन्होंने इसके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त ये है स्टेटमेंट है। अगर मैं लूँ तो 10 मिनट आपका ले लूँगा, किसी और दिन क्लास में इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे। लगता है कि पिछली वीडियो में मैंने बात किया है। लेकिन इन्होंने वहाँ जाने से वहाँ गए भी थे, वहाँ जाने के बाद याद रखिएगा वहाँ के मतलब दिल्ली कॉलेज के गेट से वापस चले आए थे। क्यों आए थे वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने रख दिया है। फारूकी ने, शमसुर रहमान फारूकी, ये नाम याद रखिएगा। गालिब की बात अगर आए और गालिब पर सबसे ज़्यादा काम करने की अगर बात आए तो याद रखिएगा फारूकी साहब का नाम आता है। इनके बारे में कल भी क्लास में हमने बात किया था। एक किताब है जो मैंने कल की क्लास में बताया था, आप लोगों को बताइए जल्दी से, जो 4 हिस्सों पर मुनक़सिम है। मैंने कल ही के क्लास में डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया भी था। और उस किताब का नाम बताएंगे आप लोग जल्दी से। शेर शोरंगेज, Am I right? बता दो भाई, क्यों खफा से रहते हैं? जिंदगी चंद दिनों की है दोस्त, हंसी खुशी के साथ गुजार लें। बता दीजिए जल्दी से। शेर शोरंगेज जो 4 दिनों पर मुश्तमिल है। फारूकी ने इनके 38 अशार की तशरीह तफहीम गालिब के नाम से किया था। अभी याद रखिएगा, तफहीम गालिब, ये नाम याद रखिएगा किताब का, ये नाम याद रखिएगा। शमसुर रहमान फारूकी साहब से मुताल्लिक़ है। और इसके अंदर इन्होंने टोटल कितने अशार की तशरीह की है तो याद रखिएगा 129 अशार की तशरीह की है। और जो आगे चल करके ये किताबी शक्ल बना और इस किताब का नाम रखा गया तफहीम गालिब से। इनके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं भाई। जब हम लोग मुहक्किकीन को पढ़ेंगे, नक़ाद को पढ़ेंगे ना, नाक़िदीन को, तो इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और लिखी गई ना, बल्कि और लिखी जाएगी। हम लोग नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, JRF क्वालिफाई कर लेते हैं। जब JRF अवार्ड हम लोगों को हासिल हो जाता है तो हम लोगों को इसी फील्ड में काम करने के लिए मिलता है कि इसी फील्ड में हम लोग काम करें। और उस पर काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पीछे ना हुआ होता, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बढ़ते और घटते रहते हैं, यही चीज़ें होती हैं। तो 129 अशार अब तक के जो प्राप्त हुए तफहीम गालिब में 129 अशार की बात है। तो ये याद रखिएगा, 129 अशार को ही ऑलरेडी UGC ने भी सही माना है। और तफहीम गालिब की किताब का नाम याद रखिएगा, शमसुर रहमान फारूकी के द्वारा। इन्होंने अपने खतूत के अंदर, इनके खतूत का मजमुआ क्या था, 2 खतूत का मजमुआ बहुत ही मशहूर है जो आपका एग्जाम में बनता भी है।
एक है आपका उर्दू मुअल्लक़ और दूसरा है, आप बताइए, हम ही बताएंगे। दूसरा आप बताइए जल्दी से, उर्दू मुअल्लक़ और एक आप बताइए जल्दी से। तो इन्होंने अपने खुतूत के अंदर रामपुर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। अगर आप इसको चाहो तो आज का क्लास का आप इसको VVI मान सकते हो, ये एकदम हमारे लिए VVI है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। इसको एकदम स्टार में स्टार का स्टार आप दे दीजिए भाई। इनको एकदम जैसे आपको याद करना है बट आप याद कीजिए, बट इनको याद कर लीजिएगा एनी हाउ। ये क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। इन्होंने अपने खुतूत में पूछा ये जाता है, गालिब ने अपने खुतूत के अंदर किस शहर को दारुस सुरूर के नाम से याद किया है? तो याद रखिएगा इन्होंने रामपुर, और रामपुर के बारे में मैंने भी आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि रामपुर इन्होंने क्या मरतबा अपनी जिंदगी में क्या बार ये वहाँ का सफर किए थे, ये भी आपको बताना था। तो दारुस सुरूर के नाम से याद किया है। अगर हम लोग बात कर लें, फारूकी साहब ने गालिब को मशरकी और मगरबी दोनों के शहरियात में देखने की कोशिश की है, देखने की सही की है। यहाँ तक के बात क्लियर हुआ। अगर आप लोग ये बात समझना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि शमशुर रहमान फारूकी साहब की वो शख्सियत है जिन्होंने गालिब पर बहुत ज़्यादा काम किया है। इनको याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान अवार्ड से भी सम्मान से भी नवाजा गया था। इन्हीं की किताब अभी मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सी किताब थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, सॉरी फॉर दैट ब्रदर। इस चीज को थोड़ा सा ये कर लेंगे प्लीज। गलत यही ये हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। शेर आप लोग ये कर लेंगे प्लीज, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। शेर और शोर अंगेज जो किताब है शमशुर रहमान साहब का ही किताब है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया शेर और शोर अंगेज, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे शेर और शोर अंगेज। याद रखिए 4 जिल्दों पर ही है, सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा शेर और शोर अंगेज जो इन्होंने किताब लिखी थी, जिन पर इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था, अवार्ड से नवाजा गया था, ये गालिब साहब पे नहीं बल्कि मिर्तकी मीर साहब पे। ये ध्यान में रखिएगा। सॉरी फॉर दैट, होता है कभी कभी ऐसा होता है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि इतना डेप्थ में सवालात पूछे जाते हैं और इतने डेप्थ में कि सारा डेटा माइंड के अंदर रखना, सारी चीज़ें एकदम दिमाग में हूबहू रखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दुश्वारी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो स्टेटमेंट को आप सुने होंगे, तो उस स्टेटमेंट को प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग से निगलेक्ट कीजिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा और इसको डाल दीजिएगा। हाँ, फारूकी साहब ने इनके ऊपर काम किया है, तफहीम गालिब नाम की किताब भी इनकी है। ये सारी चीज़ें फैक्ट है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन शेर और शोर जो अंगेज के बारे में मैंने बात किया आप लोगों से, इन्होंने मिर्तकी मीर साहब के बारे में लिखा था और इन्हीं किताब को इन्होंने 4 जिल्दों पर ये किया था और इन्हीं पर इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था। ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ तक कि आप लोग सारे लोगों को बात समझ में आ गई? यस और नो प्लीज एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो। वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में भी मुझे ऑलरेडी फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज आप लोग। और आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हौसला अफजाई करते रहते हैं और वही बात कहूँगा कि हम लोग इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को 2010 से ही शुरू किया है, लेकिन इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा ऊपर लेकर के चलेंगे, इतना ऊपर लेकर के चलेंगे कि इंशाल्लाह मतलब कहते हैं कि ऊपर से ज़मीन इतनी को नजर आने लगे, इतना ऊपर लेकर के जाएंगे। मतलब कामयाबी की उस मंजिल तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे हम लोग। इंशाल्लाह उर्दू से रिलेटेड कहीं भी किसी तरह का कोई भी एग्जाम आए और ये चैनल कवर ना करे, ऐसा ना होगा। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर कवर करेंगे। आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि इस नाचीज़ के लिए दुआ करते रहें, तलबगार हूँ दुआओं की, आप लोगों की दुआओं का मोहताज हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर अपने दुआओं से नवाजा कीजिए और वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में ज़रूर मुझे फीडबैक दिया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और इसी चैनल को, जिस चैनल के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एक नए साथी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको इस क्लास से ज़रूर जोड़िएगा। ठीक है,
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।